प्लेटो के आदर्श राज्य के जो दो आधार स्तंभ हमने चर्चा की थी, उसमें पहला न्याय, तीन आधार स्तंभों की जो हमने चर्चा की थी, न्याय, शिक्षा और साम्यवाद। न्याय पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में आदर्श राज्य के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और साम्यवाद भी किस प्रकार से आदर्श राज्य की परिकल्पना को साकार करने में सहायक हैं। शिक्षा जो प्लेटो के अनुसार बताई गई है, उसमें राज्य के द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शरीर, मनुष्य की आत्मा और पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को राज्य का एक उत्तम नागरिक बनाना, कि किस प्रकार से कैसे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए कैसे अपने जो उसके जिम्मे जो कार्य दिया गया है, जो हमने न्याय में बात की थी, कि अपने अपने स्थान पर रहते हुए, कि वो सैनिक वर्ग का व्यक्ति है, कि वो शासक वर्ग का व्यक्ति है, कि वो व्यापारी वर्ग का, उत्पादक वर्ग का व्यक्ति है, अपने अपने स्थान पर रहते हुए कैसे वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर सकता है, ये समझने की कोशिश इस में की गई है। दूसरा, ये बात करते हुए कि जो शिक्षा है उसको प्लेटो आदर्श राज्य की परिकल्पना करते समय मात्र शासक वर्ग और सैनिक वर्ग तक ही सीमित रखते हैं। उनके अनुसार उत्पादक वर्ग को शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ये किस प्रकार से माना जा सकता है, ये आलोचना में हम इन बिंदुओं को उठा सकते हैं कि क्यों उत्पादक वर्ग को शिक्षा जैसे चीज़ से, शिक्षा जैसे गुण से वंचित रखा गया। इसका सबसे बड़ा लॉजिक प्लेटो के अनुसार यही है कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, चूंकि इन दो के जिम्मे बहुत बड़ा महती कार्य, आदर्श राज्य की जो अवधारणा है प्लेटो की, उसको साकार करने का जिम्मा इन दो वर्गों के ऊपर ही है। उसको परिकल्पना को साकार कैसे किया जाए, ये इन दो वर्गों के अनुसार जितने जितने कार्य इन दो वर्गों के ऊपर छोड़े गए हैं, इस कारण से प्लेटो ने इन दो वर्गों को ही शिक्षा और साम्यवाद इसमें शामिल किया है। तो आगे हम इसमें ये देख सकते हैं, जो आलोचना है इसकी, आदर्श राज्य की जो अवधारणा प्लेटो ने दी है, उसमें पूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि इसमें यहाँ पर स्वतंत्रता जो है व्यक्ति की, जो हम आज जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, आज तो हम बहुत अच्छे प्रकार से बात कर सकते हैं, लेकिन प्लेटो के इस राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को उतना महत्व नहीं दिया गया। इसमें जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि उत्पादक वर्ग की पूर्ण रूप से नितांत उपेक्षा की गई है, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, या वो साम्यवाद की बात की जाए, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार के अधिकारों से उत्पादक वर्ग को वंचित रखा गया है, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण गुण से उत्पादक वर्ग को वंचित रखा गया है। तो एक तरह से हम ये इसकी आलोचना के बिंदुओं के तौर पर ये कह सकते हैं कि शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दो के ऊपर ही जो बहुत ज़्यादा जोर दिया गया प्लेटो के द्वारा, इसमें शासक वर्ग के निरंकुश होने का खतरा भी उतना ही बरकरार रहता है, क्योंकि शासक वर्ग जो है वो उसके पास असीमित अधिकार होंगे, उत्पादक वर्ग के पास कोई ऐसे अधिकार या बचने के रास्ते जो हैं वो प्लेटो के इस आदर्श राज्य की परिकल्पना में नहीं बताए गए। कानून की पूर्ण रूप से, रिपब्लिक जो ग्रंथ है प्लेटो का, उसमें कानून की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है, क्योंकि आदर्श राज्य में शासक वर्ग 55 वर्ष तक की आयु में जितना सीखेगा, शिक्षा प्राप्त करते हुए जितना सीखेगा, तो ऐसी संभावना से ही प्लेटो ने इनकार किया है कि वो किसी भी प्रकार की गलती करेगा शासक वर्ग में रहते हुए, और साम्यवाद के कारण उसके जो पर्सनल जो उसकी लाइफ है वो भी नहीं होगी, पब्लिक लाइफ ही वो व्यतीत करेगा। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है प्लेटो की इस अवधारणा में, राज्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो शासन करते समय जो और कई सारी जो बारीकियां हैं, उनकी भी प्लेटो ने इस अपने आदर्श राज्य की परिकल्पना में जो स्थान जो देना चाहिए वो नहीं दी है। तो अरस्तु ने, जो प्लेटो के शिष्य रहे हैं, उन्होंने भी प्लेटो के इस आदर्श राज्य की
परिकल्पना की, आलोचना की है। प्लेटो के सबसे बड़े आलोचक कार्ल पॉपर को कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ये हम कंक्लूड कर सकते हैं आदर्श राज्य की बात में कि आदर्श राज्य एक इस प्रकार का राज्य है जो धरती पर कहीं संभव नहीं है। ये कहीं बादलों के पार तो इसकी जो अस्तित्व है इसका वो संभव हो सकता है, धरती पर इसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता।